नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आगे तक कर देना। एंड इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बेसिल का। बेसिल यूपी यूएमएस पीजीआई चंडीगढ़ एंड एसजीपीजीआई लखनऊ। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, नर्सिंग के ही होंगे। तो आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ मदर हु इज़ इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड रिसीव द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन विच अमंग द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट इट्स डिसकॉन्टिन्यूशन। यानी कि एक मदर है जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, ठीक है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मदर है और वो रिसीव कर रही है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। अब बोला है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे सजेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं जो ये सजेस्ट करेगी कि ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन को हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सामने है, गुड मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स, 4 contraction occurring in every 10 minutes, fetal heart rate is 80 beats per minute and increase urinary output। सो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, जो हार्ट रेट है वो 80 बीट्स पर मिनट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बिकॉज फीटल हार्ट रेट जो है 80 बीट्स पर मिनट, इट इंडिकेट द फीटल डिस्ट्रेस एंड नीड फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और बाकी की ऑप्शन है और भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा था गुड मेटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड लेस देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, वो नॉर्मल है। सो जो ऑक्सीटोसिन है उसका एक एंटी डायरेटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है, जिससे कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता ही होता है। तो उसमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑप्शन नंबर सी में करने की ज़रूरत है क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो रही है बेबी में। So the next question is, assisted reproductive technology, the drug of choice to stimulate the overproduction। अब यहाँ पे एक असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारी इसलिए पूछी गई है टू स्टिमुलेट दी ओवर प्रोडक्शन। ओवरी से ओवा का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ईस्ट्रोजन, FSH, LH एंड क्लोमीफिन। ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी ऑप्शन नंबर डी में लिखी गई है। क्लोमीफिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है टू स्टिमुलेट दी ओवा प्रोडक्शंस। ओके, सो क्लोमीफिन जो है, और या क्लोमिड भी बोलते हैं इसे, दोनों नाम है इसका, क्लोमिड या क्लोमीफिन। सो ये एक्ट करती है एज अ ओवेरियन स्टिमुलेंट टू प्रमोट दी ओव्यूलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेंट की तरह एक काम करती है और ओव्यूलेशन को प्रमोट करती है। The mature ova are retrieved and fertilized outside the fallopian tube, and after the 48 hours, the fertilized ovum is inserted into the uterus for the implantation। अब ये कब करते हैं हम? ओव्यूलेशन कब इंडक्ट करते हैं? जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं पेशेंट का। ओवा मैच्योर चाहिए होता है तो मेडिसिन को देकर स्टिमुलेट करते हैं ओव्यूलेशन, मैच्योर ओवम बाहर आता है और उसको आउटसाइड फर्टिलाइज कर दिया जाता है, और 48 आवर्स बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉलोइंग द प्रीटर्म डिलीवरी नर्स was educating the mother regarding the manual expression of the breast milk for her newborn admitted in NICU. So विच अमंग द फॉलोइंग टेक्निक्स करेक्टली एक्सप्लेन दी टेक्निक। अब यहाँ पे बोला गया है एक मदर की प्री टर्म डिलीवरी हुई है, ठीक है, मदर की प्री टर्म डिलीवरी हुई है और उसको नर्स एजुकेट कर रही है। क्यों एजुकेट कर रही है? मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को, मैनुअली ब्रेस्ट मिल्क को एक्सपेल करने के लिए। सो टेक्निक जो है, जो करेक्ट टेक्निक है, जिस टेक्निक से मदर ब्रेस्ट के मिल्क को एक्सपेल करेगी बाहर की ओर, उस टेक्निक का नाम बताना है। पहला है रिजेंस टेक्निक, शूल्स टेक्निक, मरमेट्स टेक्निक एंड फोर्थ इज डंकन टेक्निक। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्मेट टेक्निक।
मरमेट टेक्निक जो है राइट आंसर है, बिकॉज जो मरमेट टेक्निक है एक मैनुअल एक्सप्रेशन होता है मिल्क के इजेक्शन रिफ्लेक्स का। और जो रीजन आपने पढ़ लिया मरमेट टेक्निक क्या है, मैनुअली ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करते हैं आउटसाइड दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लाइक अगर हिंदी में समझाऊँ आपको करेक्ट वे में, तो ब्रेस्ट मिल्क को किसी भी वेसल्स में लेना, ठीक है, कटोरी में लेना बेबी को फीड करने के लिए, क्योंकि आप एक्सप्रेस करेंगे कटोरी में, मान लो किसी वेसल में, आउटसाइड एक्सपेल करेंगे कटोरी में, तो उसके बाद वो निक्कू में बेबी एडमिट है, निक्कू में वहाँ जाएगा फीड होने के लिए, नर्स वहाँ फीड करेगी अपने हाथों से उस एक्सपेल्ड मिल्क को। ठीक है, और वो किस टेक्निक से किया जाता है, मरमेट टेक्निक। तो आपको याद रखनी है ये टेक्निक। और बाकी के ऑप्शन आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहला ऑप्शन था रिजन टेक्निक, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर। रिजन टेक्निक को यूज़ किया जाता है पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग द डिलीवरी। ओके, ड्यूरिंग द डिलीवरी पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। अब आपका है शूल्स टेक्निक एंड डंकन टेक्निक। ये दोनों ही टेक्निक जो है प्लेसेंटा को एक्सपेल करने के लिए यूज़ की जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ओके, ड्यूरिंग द लेबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज while going through the delivery notes of the mother, so nursing student observe it is written as Ridson technique and she should understand that this technique is used for। यानी कि ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, एक मदर के डिलीवरी नोट्स फाइल्स में नोट आउट थे, और जो नर्सिंग स्टूडेंट था उसने ये नोट किया कि फाइल्स में लिखा हुआ है रिडसन टेक्निक। आप पढ़ सकते हैं, रिडसन टेक्निक लिखा हुआ था फाइल में। तो नर्सिंग स्टूडेंट ने सोचा ये क्या है इसका मतलब, तो आपको पता होना चाहिए और नर्सिंग स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि रिडसन टेक्निक का मतलब क्या होता है। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, टू प्रोवाइड द एपिजियोटमी, टू प्रिवेंट द पीपीएच। सो द राइट आंसर इज टू प्रिवेंट, आपको मैंने अभी बताया था, टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग द लेबर, सो वी यूज द रिडसन टेक्निक। सो Ridson technique is used to prevent the perineal tear by supporting the perineum with sterile towel and pushing the perineum downwards with one hand, and while other hand is supporting the baby's head। जब बेबी के हेड को हम डिलीवर्ड करते हैं लेबर की प्रोसेस में, जब बेबी का हेड डिलीवर्ड करते हैं, तो दूसरे हाथ को हम स्टेराइल टॉवल की मदद से सपोर्ट करते हैं पेरिनियम में, और एक फोर्स पुट करते हैं जब बेबी का हेड डाउनवर्ड सपोर्ट करते हैं जब बेबी का हेड डाउनवर्ड्स बाहर की ओर आता है। ठीक है, तो उस टेक्निक को बोलते हैं रिडसन टेक्निक। जितने भी हमारे साथियों ने डिलीवरी कंडक्ट की होगी तो उनको मालूम होगा ये रिडसन टेक्निक के बारे में। हम लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से रिडसन टेक्निक का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेरिनियम में, और दूसरे हैंड से हम बेबी का हेड डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये टेक्निक होती है रिडसन टेक्निक। और वहीं आपका है शूल्स टेक्निक एंड मैथ्यू डंकन मेथड्स। ये क्या है, प्लेसेंटा को सेपरेट करने के मेथड्स होते हैं। और है फंडल प्रेशर बोलते हैं या कॉर्ड कंट्रोल ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि असिस्टेड एक्सपल्शन मेथड्स हैं। तो ये सारे ही मैथ्यू डंकन, शूल्स, फंडल प्रेशर, कॉर्ड कंट्रोल ट्रैक्शन, ये सब ही प्लेसेंटा को एक्सपेल करने के टेक्निक्स हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज the nursing student was going through the labor notes of mother who delivered 4 hours ago, and she noted the placenta separated with Duncan mechanism. So based on her knowledge she should understand that this means, यानी कि यहाँ पे लिखा एक नर्सिंग स्टूडेंट है और एक मदर की 4 घंटे पहले डिलीवरी हुई थी, तो उसकी जो डिलीवरी नोट्स है वो उसको पढ़ रही थी उसके फाइल में पढ़ते वक्त उसने देखा कि उसमें लिखा है कि प्लेसेंटा को डंकन मैकेनिज्म की हेल्प से रिमूव किया गया है, एक्सपेल किया गया है। तो उसकी नॉलेज के हिसाब से उसे पता होना चाहिए कि डंकन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपका है। डंकन मैकेनिज्म कैसे किया जाता है, इट इज़ असिस्टेड एक्सपल्शन विथ फंडल प्रेशर, असिस्टेड एक्सपल्शन विथ कॉर्ड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, and maternal surface of the placenta presented on expulsion, and fetal surface of the placenta present on the expulsion। So the right answer is option number C। जब placenta remove होगा तो जो maternal surface है placenta की वो expulsion पे present होगी, तो उसको ही बोलते हैं हम expulsion, maternal surface of the placenta presented on the expulsion। ठीक है, सो जो ऑप्शन में लिखा है डंकन मैकेनिज्म, यही डंकन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ,
क्या होता है डंकन मैकेनिज्म? जब हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, रिमूव करते टाइम पे जब वो एक्सपेल होता है तो उस वक्त जब मैटरनल सरफेस सबसे ऊपर होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डंकन मैकेनिज्म। ओके, एंड अब और बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए एंड बी इंडिकेट द मेथड ऑफ असिस्टिंग प्लेसेंटल एक्सपल्शन। ऑप्शन ए और बी में आप पढ़ लेना क्या लिखा है, वो इंडिकेट करता है उस मेथड को जो असिस्ट करता है प्लेसेंटल एक्सपल्शन को। बट जो डंकन मैकेनिज्म है उसे एक मार्जिनल सेपरेशन बोलते हैं जो कि प्रेजेंट होता है विद द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द एक्सपल्शन। ठीक है, ये मार्जिनल सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा ऑन एक्सपल्शन शो हो रही है। सो शूल्स मैकेनिज्म जो है इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल सेपरेशन। जहाँ की अलग तरीके से आपको मैं बताऊँ तो शूल्स मैकेनिज्म क्या होता है? शूल्स मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जब प्लेसेंटा को एक्सपेल करते समय में सेंट्रली सेपरेट होगा प्लेसेंटा, ठीक है, और उस समय में जो फोरमोस्ट सरफेस होगी वो फीटल सरफेस होगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम शूल्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डंकन मैकेनिज्म एंड शूल्स मैकेनिज्म। डंकन मैकेनिज्म में फिर से रिपीट कर रही हूँ, डंकन मैकेनिज्म में मैटरनल सरफेस शो होती है फोरमोस्ट और ऑन एक्सपल्शन, एंड शूल्स मैकेनिज्म में फीटल सरफेस शो होती है फॉरमोस्ट ऑन दी एक्सपल्शन। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा इस समय अब आपके मन में। और आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। ट्रैक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला। ट्रैक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला का मतलब क्या है? ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में एक ओपनिंग क्रिएट है एबनॉर्मली कंजेनिटली जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड शुड बी सस्पेक्टेड इन यूनिट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। और जो कि ये कंडीशन ऐसी है जो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ बच्चे में सस्पेक्टेड हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन्डिस, सेकंड है बाइल स्टेन्ड वॉमिटस, फोर्थ है एब्सेंस ऑफ सकिंग, एंड फिफ्थ है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोथी सलीवा इन दी माउथ। सो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जब बेबी डिलीवर्ड होगा तो उसके माउथ से एक्सेसिव फ्रोथी झाग भरा हुआ सलाइवा थू कितना ज़्यादा आएगा जो कि एबनॉर्मली एक्सेसिव होगा, तो वही एक सस्पेक्शन है बेबी का टू सस्पेक्ट दी ट्रिको ईसोफेजियल फिस्टुला, जिसे हम ड्रूलिंग भी बोलते हैं। ड्रूलिंग किसे बोलते हैं? एक्सेसिव सैलिवेशन को। ठीक है, लार सलीवा का ज़्यादा बनना, ड्रूलिंग, जो कि एट बर्थ प्रेजेंट होगा बेबी में, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है द बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कार्डियक मर्मर्स इन अ चाइल्ड। एक चाइल्ड में कार्डियक मर्मर को एग्जामिन करने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी? सो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है सिटिंग, स्टैंडिंग, राइट लेटरल, रिकम्बेंट। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोजीशन में ही कार्डियक मर्मर्स को एग्जामिन किया जाता है इन द चिल्ड्रंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमैटिक फीवर प्रोफाइलैक्सिस इन अ पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। अब आपको बताना है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमैटिक फीवर, और रोमैटिक फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन। बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि रोमैटिक फीवर का पेशेंट है, उसको पेनिसिलिन एलर्जी है, तो पेनिसिलिन तो दे नहीं सकते ना, तो पेनिसिलिन के अलावा कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एज अ प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाएगी? एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, वेंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है इन द कंडीशन ऑफ रोमैटिक फीवर विद द पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे साथ डायरेक्ट बताती हूँ, हेनरी फायोल। हेनरी फायोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शिक टेस्ट। शिक टेस्ट इज़ यूज्ड इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। शिक टेस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ज़रूर जाता है, तो शिक टेस्ट आपको पता होना चाहिए। डिफ्थीरिया की कंडीशन में शिक टेस्ट किया जाता है, एंड थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। शिक टेस्ट जो है एक इंट्राडर्मल टेस्ट है जो कि 15 डिग्री में बीनीथ द स्किन इंट्राडर्मली टेस्ट किया जाता है टू असेस द इम्यून स्टेटस ऑफ पर्सन। किसी पर्सन के इम्यून स्टेटस को असेस करने के लिए जो डिप्थीरिया का ससेप्टिबल पेशेंट है, एंड
इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिप्थीरिया टॉक्सिन्स। ओके, तो डिप्थीरिया का ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, शिक टेस्ट, जो कि डिप्थीरिया के सस्पेक्शन में किया जाता है, आईडी। ओके, सो आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही और पसंद आई होगी आपको। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर से बोलूँगी आपको, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो और मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।